अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नास। क़यामत का मंजर है, ताहद निगाह तबाही है और बर्बादी है। और ये सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा की, गिलगित की और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की कि जहाँ क्लाउड बर्स्ट के बाद आने वाले खौफनाक फ्लड से सब कुछ ही बह गया है। कई इलाके सफ़ाए हस्ती से मिट चुके हैं, कई अजला को आपस में मिलाने वाले पुल बह चुके हैं, फसलें मलिया मेट हो गई हैं, घर बार मलबे का ढेर बन चुके हैं और अब तक ये कुदरती आफत 344 कीमती जानें भी निकल चुकी है। जो सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका है ये बुनेर का है, जहां 200 के करीब अमवात अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। अब भी इलाकों में लोग अपने लापता प्यारों को तलाश कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में 31 अगस्त तक फ्लड इमरजेंसी नाफिज की गई है। सूबाई हुकूमत ने मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए 3 अरब रुपए और लवाहिकीन की मदद के लिए 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं, जबकि वफाकी हुकूमत ने जाबाहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया है और वज़ीर आज़म जल्द मुतासरा इलाकों का दौरा भी करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में फिर से क्लाउड बर्स्ट ने गुआची के इलाके में तबाही मचाई है। एक्सप्रेस वे बंद होने से मुतादिद सयाह फंसे हुए हैं। शदीद सैलाब ने दरियाए हुंजा का रुख तब्दील कर दिया है। मुतासरा इलाकों में पाक फौज फ्रंटियर कोर्ट का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन इस वक्त जारी है। मजीद ख़तरे से आगाह करते हुए आज NDMA ने बताया है कि आने वाले दिनों में मियावाली, चकवाल, तलागंग और अटक रीजन में भी क्लाउड बर्स्ट और मकामी सतह पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। महकमा मौसमियात ने नाज़रीन 19 अगस्त तक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बारिशों का भी इम्कान ज़ाहिर किया है। इस वक्त सिचुएशन क्या है KPK में, किस तरह से वहाँ पर रिलीफ का काम हो रहा, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान फराज मुगल साहब, जो कि तर्जुमान है वज़ीर आला KPK के, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। आपकी शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ अली तौक़ीर शेख साहब, जो कि माहिर मौसमियात हैं, वो भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। उनसे भी सिचुएशन जानते हैं कि जो कुदरती आफत इस वक्त आ रही है, जो सूरत हाल है, उससे निमटने के लिए मज़ीद कोई नुकसान ना हो कि 344 अभी तक जो प्यारे हैं वो अपनी जान से जा चुके हैं। रेस्क्यू एहलकार भी मेरे साथ मौजूद है। लाल फैजी 111 से KPK से तर्जुमान है रेस्क्यू के। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। सर मुझे बताइएगा, अभी जो हमारे पास इत्तलात मौसूल हो रही हैं, अभी तक जो रिपोर्ट हुई हैं 300+ अमवात हो चुकी हैं, इस वक्त रेस्क्यू का काम जारी है। मजीद कितने लोगों के बारे में इत्तलात मिल रही हैं, उनको निकाला जा रहा है, क्या रेस्क्यू का काम हो रहा है अभी वहाँ पर? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और रेस्क्यू 112 ने गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान जो सैलाबी सूरत हाल थी, उसमें 4,500 से ज़ायद अफराद को जो है वो बाहिफाजत निकाला। सबसे पहले जो ये वो शुरू हुआ था क्लाउड बर्स्ट का, तो पहला वाकया जो है वो मानसिंगा को जुमेरात के दिन आया था। फिर उसके बाद रात को लोअर बीर और फिर अली अल सुबह जो है बाजवड़ में पेश आया था। जबकि बुनेर का ये जो इंसिडेंट है, जो मालाकंड डिवीजन में सबसे ज्यादा मुतासरा। बिलाल मुझे बताइएगा, लापता कितने लोग हैं अभी? जी बिल्कुल, वही बात मैं कर रहा था कि अभी तक जो है वो 300 से जायद अफराद जो है वो जाम बहक हुए हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बुनेर में जो है वो 200 के करीब अफराद जो है वो जाम बहक हुए हैं। और इसी तरह जो अभी इब्तिदाई इत्तलात हैं, तो वो 50 से जायद मिसिंग जो है वो बताए जा रहे हैं, बल्कि इससे भी ये फिगर जो है बढ़ सकता है, क्योंकि अभी ऑपरेशन 50 से ज़्यादा अफराद हैं जो अभी भी लापता हैं और उनको ढूंढने का काम जारी है। मेरे साथ क्योंकि फराज मुगल साहब भी मौजूद हैं। फराज साहब, ये फरमाइए, इस वक्त मुकम्मल तौर पर हालात कंट्रोल में हैं या अब भी कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर रेस्क्यू टीम नहीं पहुँच पाई है या वहाँ के लोग अभी भी इमदाद के मुंतज़िर हैं? जी बिल्कुल। इस वक्त कुछ देर पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर निगरानी मीटिंग हुई है और वो मीटिंग में जो तमाम तर जिली अफसरान, उसके साथ चीफ सेक्रेटरी, तमाम तर डिपार्टमेंट
वो सारे लाइनअप पे थे और पूरी ब्रीफिंग दी गई है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को, और तमाम सिचुएशन हमने देखी है, क्योंकि हम 2 दिन से इसी मकाम के ऊपर हैं और बार बार वज़ीर आला साहब को आगाह कर रहे थे कि इस इलाके में क्या क्या जरूरियात है। तो जो जरूरियात इस इलाके की थी, जो नीड थी, वो वज़ीर आला साहब के आने से पहले वज़ीर आला साहब ने यहाँ जी। पर तमाम चीजों जो थी वो मुकम्मल कर दी थी। अच्छा, यहाँ मुझे ये बताइए कि क्या विफाक की तरफ से कोई मदद तलब की गई है? आप लोगों ने कुछ डिमांड की है विफाक से? जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कॉल की थी चीफ मिनिस्टर साहब को, और उन्होंने कहा था कि हम इमदाद देना चाहते हैं, हम आप मदद करना चाहते हैं। तो वज़ीर आला साहब ने कहा था कि बेशक आप आए, मदद करना चाहते हैं, लोगों को रिलीफ पहुंचाना चाहते हैं, ये पाकिस्तानी हैं, आप इनको मदद करें। लेकिन अभी तक NDMA की जानिब से या वफाकी किसी भी इदारे की जानिब से कोई भी इमदाद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पाक फौज के 3 प्लाटून आई हैं, वो अपने साथ राशन लेकर आए हैं, दीगर सामान लेकर आए हैं, वो भी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इस मेन जो बाजार है इसके अंदर पहुंचे हुए हैं। तो अभी तक वफाक मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कर क्या रहा है। कि एक तरफ तो वो टीवी पे हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहबाज शरीफ साहब नारे भी मार रहे हैं, हम तो सियासत से बालातर हो गए यहाँ पर काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरप्लस बजट दिया, और आज वो सरप्लस बजट का ये नतीजा है कि हमने किसी को भी पुकार नहीं की। हमारे खैबर पख्तूनख्वा के पास इतने फराज फरमाएं सर, ये कुदरती आफत है बिलाशुबा, लेकिन क्या कहीं भी कोई इंसानी कोताही हुई है कि जिसकी बदौलत आज इतनी इंसानी जानें चली गई हैं? कोई ऐसे रास्ते जो दरियाओं के रास्ते थे, वहां पर क्या घर और दुकानें वगैरह बनाई गई हों जिसकी वजह से सिचुएशन बनी हो, या दरख्तों की कटाई की गई हो जिसकी वजह से ये सूरत हाल बनी हो? जी किरण, मैं आपको बताऊं कि कुछ अर्सा पहले सानिया सवात हुआ था और एक फैमिली जो थी पूरी की पूरी वो डूब गई थी, नाखुशगवार वाकया। तो उसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने पूरे खैबर पख्तूनख्वा में बिला तफरीक ऑपरेशन करवाया, जिसमें जितने नदी नाले थे, जितने रिवर्स थे, उनके साइड से मुकम्मल। आपका राब्ता गालिबन बहाल करने की दोबारा कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी आवाज़ क्लियर तौर पर आ सके। अब मुझे बताइएगा बिलाल साहब, बताया जा रहा है कई इलाके जो हैं ऐसे भी हैं कि जहां पर एक भी घर नहीं बचा है और लाशें निकाल कर रखने के लिए कोई मुनासिब जगह भी नहीं है, इतना पानी वहां पर खड़ा हुआ है। ऐसी सिचुएशन है, कुछ गाँव या कुछ इलाके ऐसे भी हैं? जी बिल्कुल, अगर आप ग्राउंड रियलिटीज पे देखें तो ये जो सिलसिला है, पहाड़ी सिलसिला है बुनैर का, ये इलाका जो है वो 2 पहाड़ों के दरमियान जो है वाक़या है। और यहाँ पे जो 3 तहसीलें हैं जो मोस्ट इफेक्टेड थी, 3 तहसीलों में जो है वो गदीसई और दीगर वो थी। यहाँ पे जब हम लोगों ने कल ऑपरेशन शुरू किया तो हम लोगों ने 2 तरीके से जो है वो ऑपरेशन शुरू किया था। एक जमीनी ऑपरेशन था, दूसरा जो है वो हेली के जरिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने अपना हेली दिया था। तो हम लोगों ने ओवरऑल 2000 से ज्यादा अफराद जो है वो इस बुनेर से हम लोगों ने बाहिफाजत निकाले थे। कल जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में यही डिसाइड हुआ था कि हम लोग जो इलाका अमायदीन हैं और उनके साथ जितने भी वो अफराद जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके साथ हम लोगों ने बैठ के हिकमत अमली तैयार की थी कि सबसे पहले जो रोड बंद है उन रोडों को जो है वो खोला जाए। तकरीबन तमाम रास्ते जो है वो ऑलमोस्ट खुल चुके हैं। बाज एक जगह पे जहाँ पे राब्ता पुलें जो है वो टूटी हुई थी, वहां पे जो है वो आरजी पुलें बना के वहां से एक्सिट किया गया। हमारे साथ मौजूद है फराज साहब भी, जरा मैं उनसे कंफर्मेशन कुछ चीजों की ले लूं, फिर इसके बाद दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। मुझे फरमाइएगा, अभी कुछ देर पहले वज़ीर आला साहब मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे थे और बात भी कर रहे थे मीडिया से, तो उस दौरान में हमने देखा शेर अफजल मरवत साहब भी नजर आए। हालांकि वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, लेकिन सरकारी इजलास में भी मौजूद हैं और साथ भी हैं। जी आपको मैं ये बताऊं कि इस वक्त मेन स्पॉट पर जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक मीटिंग थी और इस मीटिंग में तमाम तर पार्लियामेंटेरियन, तमाम तर MPs, MNAs और दीगर इलाकों से आए हुए MPs भी थे। तो शेर अफजल भी तरीके से यहाँ पर लोगों के पास इमदादी टीमें
और इमदादी सामान लेकर आए थे, तो वो जर्नलिस्ट तमाम तर लोग आ रहे थे। कोई सानिया पीटीआई का नहीं है या अली अमीन गंडापुर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर आला नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त पूरे सूबे के वजीर मुख्तलिफ आला इलाकों में विजिट करते हुए फराज साहब कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर सरकारी इजलास में बैठे हुए हैं शख्सियत तो फिर उस पर सवाल उठाया, और इसी वजह से मैं आपसे उस सवाल का जवाब भी ले रही थी। जी, मैं आपको बताऊं कि सिर्फ शेर अफजल इस मीटिंग में नहीं बैठा था, इसके अलावा गौर भी बैठे हुए थे, पंजाब के आए हुए थे वो भी बैठे हुए थे, बाकी पंजाब से लोग जो आए हुए थे वो भी बैठे। ये कोई इतनी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग या इतनी सीक्रेट मीटिंग नहीं थी। लेकिन बाकी जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं वो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं ना? जी जी, शेर अफजल मरवत तो पीटीआई में नहीं है, अब उनका नोटिफिकेशन आप लोगों ने जारी किया हुआ है। मैडम, शेर अफजल मरवत पीटीआई में है या नहीं है हमें उससे कंसर्न नहीं है। हमें ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला है, और ये जो अभी कुछ लम्हे पहले जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें तमाम तर जर्नलिस्ट भी थे, आम लोग भी थे, और तमाम तर ये ओपन मीटिंग थी। ये नहीं थी कि कोई सीक्रेट मीटिंग थी और सिर्फ इंतजामी अमूर के लोग बैठे थे या वहाँ के मुतल्लिका एमपीएस बैठे थे। ये आम पब्लिकली मीटिंग थी और उसमें सारे लोग बैठे हुए थे। सही सही, बहुत शुक्रिया आपका। कड़ी सिचुएशन है इस वक्त, और जिस तरह से तेजी के साथ वहाँ पर काम हो रहा है, जिस तरह की जा रही है, वहाँ पर बड़ा किरदार अदा करेगी केपी की गवर्नमेंट भी। फराज मुगल साहब साथ आप मौजूद थे, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। तौकीर शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और जितने भी माहिरीन मौसमियात हैं या माहिरीन हैं वो बारहा कहते रहे और कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से अब तो हम वल्नरेबल होते होते नंबर 1 सिचुएशन पर आ गए हैं कि सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है इस वक्त हमारा। तौकीर साहब, हमने बड़ी सारी बातें की भी और सुनी भी, दरख्त लगाने की बातें भी हुई, इलेक्ट्रिक कार्स के हवाले से बात भी हुई, लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिसका इम्पैक्ट आते आते भी वक्त लगेगा। क्या ऐसी फौरी तौर पर तदाबीर हैं कि जिसको करके जितना नुकसान हो चुका है उसके बाद नुकसान ना हो, उससे बचा जा सके? सर बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले जो आपने दिल हिलाने वाली तफसीलात बतलाई हैं, मैं जो लोगों का नुकसान हुआ जानी उस पर इज़हार अफसोस करना चाहता हूँ। उनकी जो फैमिली के लोग बच गए हैं उनसे भी इज़हार ताज़ियत करना चाहता हूँ, और साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत मुश्किल और कड़ा इम्तिहान है जैसे आपने कहा, और हमें नहीं पता है इस इम्तिहान का एंड कहाँ पे है। ज़रा 2 मिनट में देखिए, 2010 में जो फ्लड आया वो मोस्टली पंजाब में आया या सदर्न पंजाब में आया। 2022 में जो आया वो मोस्टली सिंध में आया। चंद महीनों बाद वहाँ पे ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया जिसमें कराची और थटा और बदीन वगैरह में फ्लड था। अब वो जो आई ऑफ द स्टॉर्म है दैट हैज शिफ्टेड टू नॉट 1 नॉट 2 बट ऑल 3 एरियाज़, और इन 3 एरियाज़ में कश्मीर, GB एंड KP में 4 किस्म के डिज़ास्टर्स मिलकर सामने आ रहे हैं। अगर आप मुझे थोड़ा सा इजाज़त देती हैं तो मैं अर्ज़ करता हूँ, फिर आपको पता चलेगा इसका आसान हाल मौजूद है कि नहीं। एक तो इमरजेंसी सॉल्यूशंस होते हैं जो फैमिली को करने चाहिए। हर फैमिली को हमें एजुकेट करना चाहिए, उन तक कम्युनिकेट करना चाहिए मीडिया के थ्रू, जैसे भी करते हैं। जैसे अपनी फैमिली की इमरजेंसी किट बनाएं, 2-4 दिन का अपने पास राशन रखें, अपने जो कीमती कागजात हैं, शनाख्ती कार्ड वगैरह, उसको प्लास्टिक के थैले वगैरह में रख के महफूज करें। अपनी फैमिली बाल बच्चों के साथ बैठ के इमरजेंसी में निकलने के रास्ते को पहले से डिटर्मिन करें। ये ना बीवी इधर जा रही है और खावंद उधर जा रहा हो इमरजेंसी। ये तो है जो एक फैमिली को करना चाहिए, और उसमें कुछ दवाइयाँ ज़रूर रखनी चाहिए, मरहम पट्टी की कुछ चीज़, जो गरीब गुरबा जितना भी रख सकते हैं उनको रखना चाहिए। अगर घर को देखें तो जो स्लोप्स में घर हैं उनकी तरफ पानी आता है, कुदाल पकड़ के रास्ता ऐसा बनाइए कि पानी साइड से गुजरे ताकि सीधा आपकी बुनियाद पे ना आए, आपकी दीवार पे आके उसका रेला ना लगे, थोड़ी सी बचत हो। और अगर आप मोहल्ले में रहते हैं, 5, 10, 15, 20 घर हैं आपके इर्द गिर्द, तो आप मिल के अपना रास्ते का भी तयन कर सकते हैं किस तरफ जाएंगे। और 2-3 रास्ते होने चाहिए, चूँकि जब ये लैंडस्लाइड्स होती हैं तो आपके प्रिडिक्टेड रास्ते बंद भी हो सकते हैं। तो ये इस किस्म की चीज़ें हैं जिनको हमें फौरी तौर पर करना चाहिए, जो हुकूमत पाकिस्तान को करना चाहिए, खा वो सूबाई हुकूमत करे या दूसरी को हुकूमत करे। SMS सर्विस इमरजेंसी लेवल पे शुरू होनी चाहिए। SMS के साथ आप अर्ली वार्निंग भी देते हैं और इस किस्म के एजुकेशन भी देते हैं और लोगों को गाइडेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट इज़ फर्स्ट थिंग। इसी तरह बिजली के जो खंबे और मीटर वगैरह हैं, आपकी तस्वीरों में नज़र आ रहा है कि दरिया के अंदर खंबे लगे हुए हैं। दिस इज़ समथिंग दैट नीड्स बी। ये है इमरजेंसी की कुछ चीज़ें।
अच्छा, इमरजेंसी के साथ आपका गुजारा नहीं होगा कि अगले साल दोबारा ये चीज़ें हो सकती हैं। हमें नहीं मालूम कि तूफ़ान की आंख अब कहाँ जाती है। हमें सबसे पहले जो मेरे हिसाब से करने की चीज़ है, हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है कि क्या करने का है। जो चीज़ हमें नहीं मालूम कि वो किसके करने का काम है। अभी एक साहब कह रहे थे कि हम कर रहे हैं मगर फलां नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। हमें तो ये नहीं पता कि किसका ये रोल है, किसका रोल नहीं है। हमें तो ये नहीं मालूम कि लोकल गवर्नमेंट ऐसी है कि नहीं है जो वहाँ पे उसको ऑपरेट कर सकती है। हमें नहीं मालूम कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की नोटिफिकेशन हुई या कि नहीं हुई। जो बात करने का सर, क्लाउड बर्स्ट के हवाले से तो हम वाकिफ है ना। क्लाउड बर्स्ट के बारे में पिछले कुछ अरसे से सुनते रहे। कल तो फिर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा वर्स्ट हो गई कि एक साथ 5 क्लाउड बर्स्ट हो गए। अब एक और चीज भी आ रही है कि कम वक्त में एक मखसूस इलाके में बहुत ज्यादा बिजली का गिरना, जिससे काफी नुकसान हुआ है। इसकी क्या वजूहात समझ आती हैं आपको सर? मैं बिजली का तो शायद मुझे मालूम नहीं, मैं आपके जवाब का सही जवाब नहीं दे सकता। क्लाउड बस्ट के ऊपर मैं आपको कुछ अगर इजाज़त देती हैं तो मैं कह देता हूँ। देखिए, हम उसको एग्जैजरेट कर रहे हैं। हमारे पास केपी में, जीबी में 4 किस्म के इस वक्त डिज़ास्टर्स हैं। एक है जो आपके ग्लोव जो है वो मेल्ट होते हैं, वो हीट वेव के साथ भी हो रहे हैं, और आउटबर्स्ट जब होता है तो लैंडस्लाइड के साथ आते हैं नीचे, उनके साथ पत्थर और बोल्डर होते हैं, और वो जिस कैविटी में से आ रहे होते हैं वो तो पूरे डिज़ास्टर करते हुए आते हैं। फिर टोरेंशियल रेंज बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ऐसी टोरेंशियल रेंज होती हैं कि जिनको हमारा जो वहाँ पे फंक्शनरीज हैं उनको वो क्लाउड बस्ट कह रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट ने कंफर्म नहीं किया कि मेट डिपार्टमेंट के वो क्लाउड बस्ट थे कि फंक्शनरीज उसको एग्जैजरेट कर रहे हैं। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि क्लाउड बस्ट नहीं है। अगर फ़र्ज़ कीजिए क्लाउड बस्ट हो तो वो जैसे गुब्बारा फटता है तो पानी नीचे गिरता है, वो इस तरह से गिरता है तो उसका डैमेज बड़ा लोकल होता है। उसका जो, और वो लोकल का मतलब यह है कि 10 घरों पे गिरे, 50 पे गिरे, 1 विजिट पे गिरे, 2 पे गिरे, मगर वो पानी जब नीचे जाता है तो नुकसान होता है मोस्टली उसके साथ, क्योंकि जो पानी के गुजरने की रास्ता है उसको आपने इंक्रोच किया हुआ है। तबाही होती है जब उसके ऊपर लोगों ने घर बनाए हुए हैं। बिल्कुल ठीक। मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं बिलाल फैजी साहब से ज़रा पूछ लूँ कि हमने ये सिचुएशन देखी है, बुनेर और बाजोड़ ये दोनों इलाके हैं कि जहाँ पर बड़ी तबाही हुई है, और इन दोनों के दरमियान बड़ा फ़र्क भी है। तो आप क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्या देखने में आया है, क्या वजह बनी है इन दोनों इलाकों में ज़्यादा तबाही की? जी, जैसा मैंने आपको कहा कि ये मालाकंड डिवीजन है और बाजवड़ भी जो है वो उसी एज पे वाक़या है। इसके साथ अगर देखें तो स्वात भी है, लोअर दीर, अपर दीर भी है, शांगला भी है, मानसेरा है, तोरगर का जो है वो एरिया लगता है, बटाग्राम लगता है, और ये वही सेंसिटिव एरियाज हैं जो ऑलरेडी इन 11 डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल है जहाँ पे सैलाबी जो है वो सूरत हाल रोनुमा हुई। जहाँ पे बाजवड़ की बात की जाए तो बाजवड़ में एक मखसूस जगह पे जो है वो 4 घर डैमेज हुए थे, उन्हीं की फैमिलीज जो है वो मुतासिर हुई। इसी तरह अगर बुनेर की बात की जाए तो बुनेर में 3 पूरी तहसीलें हैं और वो जो है मुतासिर हुई। बात की जाए उसकी बटाग्राम की तो बटाग्राम में तकरीबन 20 के करीब जो है वो कैजुअल्टीज हैं। इसी तरह अगर बटाग्राम से तोरगर की तरफ जाए तो तोरगर में तकरीबन 10 के करीब है। मानसेरा बटल का इलाका है, वहां पे भी कैजुअल्टीज हैं। ओवरऑल देखा जाए तो रेस्क्यू 1122 की ऑलरेडी सर्विसेज वहां पे हैं। हम लोग जनवरी और फरवरी में जो है वो कंटीजेंट प्लान्स बना लेते हैं, वो तमाम लाइन जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ शेयर होता है, एनडीएमए के साथ शेयर होता है, उसमें हमारी जो कैपेसिटी है हम लोग आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। बिलाल फैजी साहब आपकी भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। सिचुएशन ऐसी है, अल्लाह ताला से हैं कि मालिक हमारे मुल्क पर, हमारे वतन पर रहम फरमाए। जिस तरह अमवात की तादाद बढ़ रही है, जिस तरह गुमशुदगियों के बारे में पता चल रहा है कि बहुत सारे 50 से ज़्यादा भी बता रहे हैं रिपोर्टेड वो लोग जो अभी तक लापता हैं। खैर की उम्मीद रखते हैं मालिक से। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक और भी बड़ी अहम खबर, अमरीका और ब्रसल्स का दौरा किया आर्मी चीफ ने, वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी से बात भी की, इंटरव्यू भी दिए और बड़ी अहम बातें हुई। बहुत सारी ऐसी अफवाहें भी जो पाकिस्तान में गर्दिश कर रही थी, उन अफवाहों का भी आर्मी चीफ ने कला कमा किया। बड़ी अहम गुफ्तगू जो कुछ हुई, वहाँ पर जो मौजूद थे साजिद तारड़ साहब, वो प्रोग्राम में भी साथ मौजूद है। ज़रा उनसे जान लेते हैं कि आर्मी चीफ ने क्या क्या बातें और क्या क्या इंकशाफात किए हैं। कुछ आज सुहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम भी लिख दिया, उसमें भी कुछ इंकशाफात किए हैं। तो साजिद साहब बहुत शुक्रिया। आप बताइए, आप मौजूद थे क्योंकि इस तकरीब में सियासी मसालियात के हवाले से भी बात की चीफ साहब ने। सर
देखिए, एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरी आर्मी चीफ साहब के साथ तीन दफा इंटरेक्शन हुई है। उस इंटरेक्शन में अर्ज करने का मकसद है कि वॉशिंगटन डीसी में, टेम्पा में, और फिर मैंने सफर किया ब्रसल्स का भी उनके साथ। तो उसमें डायस्पोरा ने मुख्तलिफ क्वेश्चन किए। वॉशिंगटन डीसी में भी तकरीबन 14 के करीब क्वेश्चन थे, टेम्पा में भी क्वेश्चन किए गए, और उसके बाद ब्रसल्स में उनकी बड़ी एक कंप्रीहेंसिव स्पीच थी। वहां पे क्वेश्चन तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने सियासत के बारे में अपनी ओपिनियन का कई दफा जिक्र किया। उन्होंने वजीर आजम साहब की कई दफा तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया जो है उसको क्रिटिसाइज किया कि किस तरीके से 5th जनरेशन वार के जरिए लोगों को गलत एक मैसेजेस की जाती है। फिर उन्होंने सियासतदानों का रोल, उन्होंने बिलखसूस कंट्रोल्ड डेमोक्रेसीज का, मलेशिया इंडोनेशिया के मॉडल और हाइब्रिड सिस्टम्स भारत का, उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा किस तरीके की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करने वाले कश्मीर में हक खुद इरादियत नहीं देते, उससे डरते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मोदी साहब भी सियासतदान है, नेतन्याहू भी सियासतदान है, और सियासतदान किस तरह अपने पर्सनल मुफाद के लिए सियासत पे आके किस तरह के डेंजरस रास्ते, खतरनाक रास्तों पे चल पड़ते हैं। उसमें पाकिस्तान में भी उन्होंने बताया कि कई सियासतदान अपने पर्सनल एजेंडे को कौमी मुफाद पे फोकियत देते हैं। इसमें उन्होंने पीटीआई का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सियासतदानों के रोल को उन्होंने क्रिटिसाइज जरूर किया, इस पे कोई शक नहीं है। और लेकिन मैं ये समझता हूं कि उन्होंने इस तरह का कोई रोड मैप नहीं दिया, कुछ सुलह सफाई का, जिस तरह आप बता रही हैं कि मांगेगी, इस तरह का मेरी नजर में मैं इस चीज पे तवज्जो नहीं दे पाया। आप तवज्जो नहीं दे पाए, सुन नहीं पाए, या फिर हुई नहीं ऐसी कोई बात? इस पर बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। फील्ड मार्शल ने अहम बातें की हैं, उसी पर डिस्कशन हो रही है। ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि आप तवज्जो नहीं दे सके, गौर नहीं कर सके सियासी मसालिहत की बात पर। तो आप तवज्जो नहीं दे सके, गौर नहीं कर सके, या आप तरदीद कर रहे हैं ऐसी कोई बात हुई ही नहीं? सिर्फ ऐसे सियासी रास्ते की इस तरह की बात मेरी नजर से नहीं गुजरी कि उन्होंने कहा हो कि माफी मांगे तो सब अच्छा हो जाएगा। दूसरा, मैं पहले अर्ज करना चाहूंगा कि मैंने तीनों तकारीर सुनी, और उसमें कई दफा ये होता है कि डायस्पोरा बातें कर रहा होता है इधर उधर, और दूसरा ये कि मैं 1-2 दफा उठ के गया हूं, लेकिन मुझसे किसी ने डिस्कस भी नहीं किया ये बात ऐसी कि फील्ड मार्शल साहब ने कोई सियासी रोड मैप सामने रख दिया हो जिसमें माफी तलाफी की बात हो रही हो। अच्छा साजिद साहब, सुहेल वड़ाइच साहब की जिस कॉलम की बात हो रही है उसमें माशी प्लान का तस्करा भी किया गया है, तो इस हवाले से उन्होंने क्या बताया? क्या चीजें हैं फील्ड मार्शल के जहन में जिससे आने वाले सालों में पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है? सर देखिए, उन्होंने अपनी तीनों तकारीर के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के डिफेंस के लिहाज से भारत को क्रिटिसाइज किया, अफगानिस्तान की बातें की, और उन्होंने जो विजन 2030 है रिकोडेक के हवाले से उन्होंने सालाना इनकम, जब उनकी माइनिंग हर साल उनकी एक माइन ऑपरेशनल होगी, और किस तरीके से उन्होंने बताया कि $130 बिलियन का कर्जा जो है वो किस तरीके से तकरीबन 5 साल तक वो खत्म होगा। और फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से 2030 तक पाकिस्तान G20 के ग्रुप में आने की सलाहियत उसके लिए तैयार हो जाएगा। और फिर उन्होंने बताया कि 2047 तक पाकिस्तान G10 का हिस्सा होगा। और इन चीजों को, बल्कि मैं एक और बात बताना चाहूंगा, हमारे फील्ड मार्शल साहब इकॉनमी के बारे में बड़े जज्बाती हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की जो है इस वक्त डिटरमिन्ड हो चुकी है, पाकिस्तान ने तरक्की करनी ही करनी है, अब किस स्पीड से करनी है इस चीज का तयन बाकी है, लेकिन इस चीज को रोका नहीं जा सकता। और बल्कि उन्होंने बिलखुसूस बताया कि कराची के करीब एक ऐसी जगह मुख्तस की जा रही है जहां क्रिप्टो माइनिंग होगी, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डायस्पोरा से उन्होंने कहा कि आप आए, वहां इन्वेस्टमेंट करें, और उसमें वो सारा का सारा जो प्रोजेक्ट है एटॉमिक पावर से एनर्जाइज किया जाएगा उसको। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो वो मैं आर्मी चीफ साहब को मैंने देखा है कि बहुत जज्बाती हैं पाकिस्तान के दिफा के लिहाज से। और अगर उन्होंने बार बार कहा कि एक तो मैं कोट करना चाहूंगा, आई वाज देयर एज ए की नोट स्पीकर एज वेल, कि जो उन्होंने कहा था ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन के अंदर के 1500 दहशतगर्दों को पाकिस्तान की किस्मत तब्दील करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फिर उन्होंने टेम्पा के अंदर ये खुद कहा
कि अगर किसी ने 2.5 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकने की कोशिश की गई तो हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। तो दर हकीकत इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे फील्ड मार्शल साहब पाकिस्तान की दिफा और इकानमी के लिहाज से बहुत सीरियस है और होना चाहिए, क्योंकि इसकी कमी महसूस की जाती थी माजी। पानी के मामले पे तो सर हम क्लियर है ना, हम कह ही चुके हैं कि पानी रोकेंगे, हम सांसें रोक देंगे। अब जिस रोड मैप की, माशी रोड मैप की आप बात कर रहे हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान अमल कर रही है इस पर, या इसे आगे लेकर चल रही है? इस हवाले से कोई बात हुई? देखिए, रेकोडेक की बात उन्होंने की, रेकोडेक इज देयर ऑलमोस्ट, बल्कि टेम्पा के अंदर रेकोडेक के लोग वहां मौजूद थे। और दूसरा मैं ये खासकर बताना चाहूंगा, इस वक्त अमेरिका डिटरमिन कर रहा है कि कौन सी ऑयल कंपनी जाके एक्सप्लोर करेगी। हमारे इसहाक डार साहब की यहाँ मीटिंगें होती रही, औरंगजेब साहब यहाँ आ चुके हैं, बल्कि पहली दफा हुआ है मेरे ख्याल में 3 फेडरल मिनिस्टर वॉज इन वाशिंगटन डीसी जब हमारे आर्मी चीफ साहब चाइना का दौरा कर रहे थे। माजी में आप, ये वही कंट्री है जहां एक पाकिस्तान का वजीर आजम 4 साल 3.5 साल फोन कॉल का इंतजार करता रहा है। पाकिस्तान इज ऑन द राइट ट्रैक। उसमें पाकिस्तान में जो कमियां मौजूद थी मेरे ख्याल में वो दूर हो चुकी हैं। पाकिस्तान हैज अ ब्राइट फ्यूचर। सर, पाकिस्तान में हर थोड़े दिनों के बाद कभी सदर के हवाले से, कभी वजीर आजम के हवाले से कोई अफवाह पॉपअप कर जाती है। इस हवाले से भी आर्मी चीफ ने बात की है, उन्होंने इसे भी झूठ कहा है। वो कह रहे हैं कि बतौर कौम के मुहाफिज अपनी खिदमत के अलावा मजीद किसी ओहदे के ख्वाहिशमंद नहीं है। देखिए, वहां पे एक डायस्पोरा में किसी ने इस चीज का ख्यालात का इजहार किया अपने कमेंट्स के अंदर कि वो फील्ड मार्शल साहब को एज ए सदर देखना चाहते हैं, लेकिन उस तकरीब के इख्तिताम से पहले फील्ड मार्शल साहब ने उसकी तरदीद की कि वो खुश हैं। ही इज अ सोल्जर, ही इज अ प्रोफेशनल सोल्जर, और पाकिस्तान की हिफाजत जो है एक बहुत बड़ा, वो उसी में रहना चाहते हैं। ही हैज नो इंटरेस्ट टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सर, हर आर्मी का जवान जो होता है वो शहादत की ख्वाहिश रखता है, और ये भी पता चला है कि आर्मी चीफ ने वहां पर शहादत की ख्वाहिश का भी इजहार किया। बिल्कुल, डेफिनेटली, बल्कि मैं अपनी तकरीर के अंदर मैंने ये कहा, बल्कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कहा, मैं इस पे कोट करना चाहूंगा कि जब सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर आर्बिट्रेशन के लिए पाकिस्तान आए तो आर्मी चीफ साहब ने उन्हें कहा था उस वक्त कि मैं पाकिस्तान की हिफाजत करने के दौरान शहीद होना पसंद करूंगा, बजाय कि किसी पड़ोसी को ओप्रेस जो करे, हम उसको इजाजत नहीं देंगे। बल्कि मैंने अपनी तकरीर में कहा था ब्रसल्स के अंदर कि, और टेम्पा के अंदर मैंने कहा था कि आप अगर पाकिस्तान के लिए शहीद होना चाहते हैं, हम आपके लिए कुर्बानी देंगे, हम आपके साथ शाना बेशाना खड़े हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और बार बार हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कहा कि ये 1971 नहीं है, उस वक्त हालात कुछ और थे, आज हालात कुछ और हैं। हम पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत करने की सलाहियत रखते हैं। तो मेरे ख्याल में एक क्लियर मैसेज बार बार भारत को दिया जाता है कि डोंट यू डेयर ट्राई इट अगेन। और बल्कि एक दफा इसमें उन्होंने एक ये भी बात कही है कि हम सिर्फ आप बॉर्डर पे नहीं रहेंगे, हम डीप ईस्ट के अंदर जाके, जहां आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जहां अडानी अंबानी की फैक्ट्रियां हैं, हम वहां से शुरू करेंगे। तो मैटर ऑफ फैक्ट ही इज वेरी डिटरमिन्ड, ही इज वेरी सीरियस। सर, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, और चीन के साथ तो हमारा मामला शहद से मीठा, हिमालय से ऊंचा वाला है। और इस हवाले से भी उन्होंने बात की कि एक दोस्त के लिए दूसरे की कुर्बानी नहीं देंगे। कैसे ये पार्टनरशिप मैनेज होगी, मेंटेन होगी, ये बताया। फील्ड मार्शल साहब ने फरमाया था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी की सारी दुनिया इस वक्त मदाह है, बल्कि लोगों को हमसे क्लासें लेनी चाहिए फॉरेन पॉलिसी की। उन्होंने इस चीज को दोहराया कि आज तक चाइना ने ये नहीं कहा कि आप अमेरिका से रिलेशनशिप ना रखें, और अमेरिका ने हमें कभी परेशान नहीं किया कि आप चाइना से दूर हो जाएं। लेकिन मैं यहाँ ये जरूर बताऊंगा कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका और चाइना के दरमियान एक ब्रिज बनेगा, जो पहले भी 70s के अंदर आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका का ब्रेक थ्रू चाइना के साथ पाकिस्तान के जरिए हुआ था। इस वक्त आप देखें कि किस तरीके से ईरान जो है, उनके सदर आए और उन्होंने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान यह भी कहा कि आज ईरान और अमेरिका दोनों हम पे एतमाद करते हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से कहा कि हम उनको भी इजाजत नहीं देंगे कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को प्रमोट करें। तो ये सारी चीजें जो है, उन्होंने डायस्पोरा को एतमाद में लिया तीनों जगहों के ऊपर। बार बार वो कहते रहे हैं कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ब्रेन गेन है। और किस तरीके से उन्होंने बताया कि हम ओवरसीज पाकिस्तानीज रेमिटेंस करके किस तरीके से पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं। डेफिनेटली ये सारी चीजें डिस्कस हुई, और हमारा डायस्पोरा वॉशिंगटन डीसी, टेम्पा, ब्रसल्स में बल्कि तस्वीरें बनाते रहे। टेम्पा के अंदर तस्वीरें बनाई, तकरीबन 200 से ज्यादा लोग थे, 1000 से ज्यादा लोग ब्रसल्स के अंदर मौजूद थे, पाक फौज के हक में नारे लगाते रहे,
फील्ड मार्शल साहब के हक में नारे लगाते रहे, बल्कि तस्वीर के दौरान लोग फील्ड मार्शल साहब के हाथ चूमते रहे। तो बड़ा जज्बाती मौके थे कई दफा वहां। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साजिद तारड़ साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। इसी सारी सिचुएशन का तजिया करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। मुझे मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब दिफाई तजियाकार हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ सर। जिस तरह से सुहेल वड़ाइच साहब ने दावा किया अपने कॉलम में, और उन्होंने लिखा है कि फील्ड मार्शल से मुलाकात में क्या क्या गुफ्तगू हुई, सियासी मसालिहत के हवाले से भी बात हुई, माफ़ी तलाफ़ी के हवाले से भी बात हुई। तो मुझे याद है DGISPR ने भी इस तरह की माफ़ी के हवाले से बात की थी, लेकिन इमरान खान ने तो इस बात से इनकार कर दिया था। तो आपको लगता है कि 2 साल जेल में रहकर वो अपने फैसले से पीछे हट सकेंगे, वो माफ़ी की तरफ आ सकेंगे और सियासी हालात में बेहतरी आ सकेगी? जी किरण, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, मैं इस वक्त समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ये नुकसान तो बहुत पहुंचा रही है जी। वॉर ऑन टेरर को भी इम्पेक्ट कर रही है और ओवरऑल जो सिचुएशन अभी हिंदुत्व की एप्लीकेशन की बात हुई है उसको भी इम्पेक्ट कर रही है। लेकिन हैविंग सेड दैट, प्रोबेबली हमारी जो अना है जी लोगों की, वो मेरे ख्याल में थोड़ी सी बहुत हैवी हो गई है। कई दफा वो हावी हो जाती है। इंडिविजुअल्स जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से, और पार्टियां जब स्टेट से बड़ा हुआ चाहती है तो फिर उस पर खराबी पैदा होती है जी। बट एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक सो कि जो एस्टेब्लिशमेंट, जिसको आप एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं जी, आई डोंट थिंक सो कि वहां पर कोई ऐसी फीलिंग या ऐसी चीज है, क्योंकि वो अब इस पॉलिटिकल डायलॉग में, पॉलिटिकल प्रोसेसेस में, इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन में हिस्सा बनकर इसको मजीद आगे नहीं ले जाना चाहेंगे जी। आई थिंक ये पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान ही बातचीत रहेगी। मुझे नहीं लगता कि वहां से ऐसी कोई ऑफर या कोई बात हुई हो, क्योंकि अब सारी चीजें देखिए लॉ की चल रही हैं जी। इस वक्त अदालतों में चीजें चल रही हैं। एक तरफ अगर आपने स्टांस ले लिया है कि तमाम फैसले अदालतों में होने हैं और पॉलिटिक्स से इसको डिसीजन लेना है, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी इट इज नॉट पॉसिबल इस वक्त कि वो कुछ इस तरह का, उनके बस वो चाहेंगे भी नहीं कि इस चीज में अभी इन्वॉल्व हो। तो इसलिए इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए या इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री देखा जाए, तो ये पॉलिटिक्स से ये फासले पहले का ये चीजें करनी है जी। इनमें अपने जमहूरियत की वजह से ही चीजें सॉल्व हो सकती है कॉन्फ्लिक्ट, पर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आई डोंट थिंक सो कैसी कोई चीज होगी। फील्ड मार्शल ने सर अफगान हुकूमत को भी मुतनब्बे किया है इस हवाले से कि जो तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने का काम है, इस पॉलिसी पर नजरसानी करें, इसे बंद करें, वरना फिर एक एक पाकिस्तानी के खून का जो बदला है ना वो वाजिब है हम पर। इस स्टेटमेंट को और इस पैगाम को कैसे देखते हैं आप? किरण, ये दूसरी दफा रिपीट कर रहे हैं जी फील्ड मार्शल। जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे पहले, उस वक्त भी इन्होंने ये बात की थी। फिर फील्ड मार्शल बनने के बाद भी, प्रमोट होने के बाद अभी उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया है। फील्ड मार्शल आसिम के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं कि वो जो उनके दिल में होती है वही जबान पर होता है और वही उनके एक्शन में होता है। यही चीज अगर आपको याद होगी तो इन्होंने बलोचिस्तान के जो फितरल हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान को बड़ा क्लियरली ओवरसीज पाकिस्तानी से जब एड्रेस कर रहे थे तो इन्होंने खिताब पे चीजें की थी, और फिर इंडिया के खिलाफ भी चीजें वैसे ही अनफोल्ड हुई। फितरल हिंदुस्तान की जो बलोचिस्तान में एप्लीकेशन है तब भी वैसी हो रही है। देखिए, अफगानिस्तान को समझने की जरूरत है और पाकिस्तान बार बार उनको बताने के साथ खेल रहे हैं। बीइंग अ क्लाइंट ऑफ अ प्रॉक्सी स्टेट, इंडिया की आप क्लाइंट बन के कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जब आप किसी के क्लाइंट बन के किरण करते हैं तो आपको भी उसी टोकरी में रखा जाता है जिसमें आप मेन एनिमी को रखते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख की बात है, अफगानिस्तान की हुकूमत को सबसे पहले करना होगा कि काबुल के लिए गवर्न करना है, अफगानिस्तान के लोगों के लिए गवर्न करना है। वो तभी होगा जब वो पाकिस्तान को एक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की एक सवाल तो ये सर जुड़ी हुई है, तालिबान हुकूमत प्रायोरिटाइज क्यों कर रही है भारत को पाकिस्तान पर, और इसके साथ ही ये भी कि अगले हफ्ते फिर काबुल में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ, चीन भी होगा, तो चीन का इसमें एक तो क्या रोल होगा, दूसरा क्या आप अफगानिस्तान के रवैये में कोई तब्दीली समझते हैं इस बार हमें देखने को मिलेगी? देखिए किरण, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त जो काबुल में हुकूमत है ये किसी पॉपुलर डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा के तरीके से तो आई नहीं है। दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ वॉर, और हम इन फाइटर्स का कभी सोल्जर्स बन जाते हैं, तो ये मुख्तलिफ हैट्स पहनते रहते हैं जी।
अनफॉर्चुनेटली जो ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बननी थी, जो दोहा अकॉर्ड के बाद 21 के अकॉर्ड के बाद एक ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट भी थी। हम तो एक चीज को करते ना कि जी वो अफगानिस्तान की सॉइल को किसी के खिलाफ यूज नहीं करने देंगे, लेकिन उस मुआहदे में और भी बहुत सी चीजें थी जिसमें एक ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बननी थी इंटर अफगान के डायलॉग के बाद। वो प्रोसेस हुए नहीं है। जब हुकूमत आवाम से आई नहीं है तो उनके ऊपर प्रेशर्स नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ देम आर नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ them want to stay connected with the war economy, जो टेररिज्म के साथ जुड़ी हुई इकोनॉमी, उसी के साथ अभी तक उनके वो डॉलर्स उनको मिलते रहे हैं। फिर अभी 7 अरब का और चीन इकोनॉमी के साथ चीन इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है सर? चीन का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी। चीन बैडली नीड्स स्टेबल अफगानिस्तान। न सिर्फ चीन किरण, बल्कि रशिया और अमेरिका टू, इन सारों को स्टेबल अफगानिस्तान चाहिए। अभी आपने देखा ना पाकिस्तान और अमेरिका का भी डायलॉग शुरू हुआ है, सिक्योरिटी डायलॉग जो है, तो उसका सेंट्रल पॉइंट क्या है? अफगानिस्तान, बिकॉज ट्रांसनेशनल वहां से टेररिज्म जाना है। और चाइना का तो जो BRI में और जितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो चुकी है, तो स्टेबल अफगानिस्तान ही इनको कनेक्ट करेगा रशियन स्टेट्स के साथ और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, और ये पूरा खित्ता पित्ता भी डेवलप करेगा। तो चाइना की तो सीरियस स्टेक्स, और फिर चाइना को यहाँ से टेररिज्म का थ्रेट भी है, जहां पर ऐसी तंजीमें भी हैं जो चाइना के अंदर एप्लीकेशन करेंगे। और भारत, याद रखिएगा किरण, भारत ने डिक्लेयर किया हुआ है चाइना को, अभी तो वो अपनी कमेलियन पॉलिसी की वजह से डिप्लोमेसी से उनको एंगेज कर रहे हैं, वो चाइना को नुकसानात पहुंचाएंगे। वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो रहा है। एक और बड़ा अहम सवाल, DG ISPR ने भी आज बड़ी अहम गुफ्तगू की और वो कह रहे हैं कि फौज की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि दहशतगर्दी के नाम पर मासूम आवाम की जान ले। कोई शहरी दहशतगर्दों को पनाह देता है या घर में बारूदी मवाद रखता है तो इससे नताइज उसके भुगतना पड़ेंगे। इस बयान के असरात को आप किस तरह से देख रहे हैं, जबकि अभी पिछले दिनों ही हमने देखा कि फोर्सेस को ये इख्तियारात भी दिए गए कि जो सलामती के लिए खतरा बनने वाले अफराद हैं इनको 3 महीने के लिए हिरासत में भी रखा जा सकता है, ये इख्तियारात भी दे दिए गए। जी बिल्कुल, देखिए वी हैव अ सीरियस इशू जी। किरण, इस वक्त पाकिस्तान को स्कटल सिक्योरिटी सिचुएशन कर रही है, हमारी इकोनॉमिक्स को स्कटल कर रही है, हमारी पॉलिटिक्स को खराब कर रही है जी। तो जब तक हम मजबूत पाकिस्तान नहीं बनाएंगे, जब तक महफूज पाकिस्तान नहीं बनाएंगे, मजबूत पाकिस्तान एंड वी हैव हैड इनफ। हर रोज आप लाशें उठा रहे हैं जी, हर रोज आप शहादतें उठा रहे हैं, कभी हमारे यंग बच्चे शहीद हो रहे हैं, कई ट्रेनें अगवा हो रही हैं, कहीं हमारे बनाना रिपब्लिक। लेकिन आपने शिकस्त दी तो लोग पूछेंगे कि स्ट्रेटेजिकली वायबल मुल्क होने के बावजूद एक इसको टेररिज्म को क्यों नहीं शिकस्त दे सकता? तो उस पर बड़े क्लियर लाइंस है। काइनेटिक एप्लीकेशन विल गो टू द लॉजिकल एंड ऑफ दिस वॉर जी बिल्कुल। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि सपोर्टर बेटर सर, बड़ी तादाद में हमने 70-80 से ज़ायद जाने भी कुर्बानियां दी हैं। तो ये आपका जाहिद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।